Hello, good morning to all of you. Welcome to Rashi online classes. सभी बच्चे आ गए? नीरज यादव, वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आ गए सभी बच्चे. जीतू का वेरी गुड मॉर्निंग. आज बच्चों अपन एक नया चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 12 में. ठीक है बच्चों. ठीक है बच्चों. सर व्हाट इज फैटी लीवर? ये क्या क्वेश्चन है? देखो, फैटी लीवर का मतलब क्या होता है? दो चीजें समझो बच्चों. एक क्वेश्चन है बच्चों नीरज का, फैटी लीवर क्या होता है? देखो फैटी लीवर, फैटी एंड लीव, फैटी लीवर. ठीक है बच्चों. अब इसमें देखो फैटी मतलब फैट, जिसमें फैट का डिपोजिशन हो बच्चों. कब होता है बताओ? फैट का डिपोजिशन, जिसमें फैट का डिपोजिशन हो उसे अपन क्या कहेंगे बच्चों? फैटी लीवर. और यहाँ डिपोजिशन किस फॉर्म में होता है बच्चों? एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में. एडिपोज टिश्यू फॉर्म. क्लियर है? कब होता है? जब हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक रेट होता है, मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है. देखो, जब हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है और फैट डाइजेशन की कैपेसिटी, फैट डाइजेशन स्लो हो जाता है. ये याद रखना बच्चों. जब फैट डाइजेशन स्लो हो जाता है तो मैक्सिमम एडिपोज टिश्यू डिपॉजिट होने लगता है किसके ऊपर बच्चों? लीवर के ऊपर. और लीवर को हम फैटी लीवर कहते हैं. उसको क्या कहते हैं? उसको अपन फैटी लीवर. क्लियर है नीरज? समझ में आ गई बात? ओके. आओ बच्चों, अब अपन आगे समझते हैं. आज जो अपन चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो आपका एक 12th का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और उसको अपन कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस. लिख लो इसका हेडिंग, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है बच्चों. इसे अपन क्या कह रहे हैं बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस. यूटीएल फेज अजय कुमार ने पूछा है. मीन्स ऑफ मेनोपॉज प्रिया यादव ने. बिल्कुल समझ लीजिए. अजय कुमार का पहले आंसर दे देता हूं बेटा. यूटीएल फेज, ल्यूटियल फेज. देखो, फीमेल्स के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, फीमेल्स के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है अजय, तो उसमें मिड ऑफ साइकिल, मिड ऑफ साइकिल, मिड ऑफ साइकिल. ठीक है. तो ल्यूटियल फेज में क्या होता है बच्चों? मिड ऑफ साइकिल में मिड ऑफ साइकिल के अंदर, ल्यूटियल फेज के अंदर अगर हम देखें तो बेटा जो मिड ऑफ साइकिल होता है उसमें 14th डे आता है. 14th डे,
14वां दिन 14 डे, और उस 14th डे के दिन ओवल बाहर निकलता है ओवरी से, उसे कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं बच्चों उसको? अजय कुमार, we will say this is ovulation. What we say? Ovulation. और इस ओव्यूलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है LH हार्मोन का। बच्चों किसका होता है? LH हार्मोन का। और LH हार्मोन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होने की वजह से उस फेज को पूरे को क्या कह देते हैं बेटा? ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज। This question comes in RPSC first grade examination 2018 कि which hormone is responsible for luteal phase? अजय, are you understand बच्चा? सर luteal phase में किसका होता है? LH हार्मोन का। It is responsible for ovulation. So what happened? Menstrual cycle does not occur. सलोनी ने क्वेश्चन पूछा है, उससे पहले मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा मेनोपॉज। मेनोपॉज भी किसी बच्चे ने किया, किसी ने पूछा था मेनोपॉज। देखो, मेनोपॉज का मतलब होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू होने वाले प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं बच्चों? मेनार्क। क्या कहा जाता है उसको बेटो? मेनार्क कहा जाता है। लेकिन उसको क्या कहा जाता है बेटो? मेनार्क कहा जाता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो उसे मेनार्क कहा जाता है, लेकिन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है, स्टॉप होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है तो उसे मेनोपॉज कहते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे मेनोपॉज कहा जाता है। इतना क्लियर है क्या बच्चों? ठीक। तो मेनोपॉज जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है, बंद कब होता है? 50 से 55 साल की उम्र में, 50 to 50 ईयर्स। तो मैं क्या कह सकता हूँ? स्टॉप ऑफ menstrual cycle is called menopause. Priya Yadav, are you got it? Clear है बच्चा? Okay, good. Next question is Saloni Shekhawat. What happens if menstrual cycle does not occur? Okay. इसे हटा देता हूँ, पर फिर से समझा देता हूँ। ऐसा क्या होगा अगर किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऐसा क्या होगा किसी फीमेल के अंदर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल ही नहीं रहा? ठीक है, फिर इसको अपन बात करेंगे। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नहीं आता, देखो समझो सलोनी, 12 से 14 साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है। 12 से 14 साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर एग आता है और वो एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता ही नहीं है, अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता नहीं है या बंद हो गया है, तो वो कभी मां नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती मां? क्योंकि उनके अंदर ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा है। ओव्यूलेशन कब होता है? जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के चेंजेस आते हैं। पहली बात तो ये समझ में आ रही है। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी फीमेल के अंदर हो ही नहीं रहा है तो इसका शी कांट प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ठीक है। दूसरी चीज समझो बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से, मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से हम दूसरी चीज समझे बच्चों अगर यहाँ पर, तो वो क्या होता है?
समझिए इस बात को, इसको अपन समझे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से दूसरी चीज क्या होती है बच्चों, कि फीमेल के अंदर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथली नहीं आता है तो सबसे पहले तो वो फैटी हो जाती है, मोटी हो जाती है, ठीक है। दूसरा, उनके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। सबसे पहले तो वो कैसी हो जाती है बच्चों, फैटी हो जाती है, और उनके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो देखो हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। इस डिसबैलेंस को आप नोट कर लो बच्चों, दिस इज कॉल्ड सिस सिंड्रोम। इसे क्या कहते हैं, लिख लो, सिस सिंड्रोम। ऐसी महिलाएं जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आता ही नहीं है, उन महिलाओं के अंदर इस एक बीमारी हो जाती है जिसको अपन कहते हैं बच्चों सिस सिंड्रोम। प्रिया यादव, आवाज आ रही है मेरी आप तक? आर यू हियर मी? है ना, अभी आवाज आ रही है प्रिया? ओके बेटा, थोड़ा कोल्ड है इसलिए थोड़ा लाउड नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन आई विल बी ट्राई माई बेस्ट। तो बेटा आप समझ पा रहे हो, तो हार्मोनल डिसबैलेंस अगर फीमेल्स के अंदर होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस अगर फीमेल्स के अंदर होता है तो उसे सिस सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? इट विल बी कॉल्ड सिस सिंड्रोम। और जो सिस सिंड्रोम होता है, इसकी वजह से बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स अफेक्टेड हो जाती है, जैसे पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड। इन सब के डिसबैलेंस की वजह से फीमेल को अलग अलग और अजीब अजीब तरह की बीमारियां होने लगती है। थायराइड बढ़ जाएगा उनका, उनके अंदर ऑक्सीटोसिन ज़्यादा सीक्रेट होने लगेगा, उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी, बहुत सारे डिसबैलेंस आने लग जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से। क्लियर है ना? ये क्वेश्चन किसकी तरफ से था? एक बार आपको क्लियर है तो थम्स अप हो जाए बच्चे। ओके, ठीक है। सलोनी शेखावत, लोकेश यादव। हाँ, नीरज का एक क्वेश्चन है अलग से, सर ये मेन में भी हो सकता है क्या? तो मेन में नीरज मेंस्ट्रुअल साइकिल तो होता ही नहीं, हम किसके बारे में पूछ रहे हैं वो थोड़ा क्लियर करो आप मुझे, क्योंकि मेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, मेल के अंदर ऐसा स्टेबिलिटी आ जाती है। आप समझ पा रहे हो ना कि अगर वो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं तो उसका रीजन क्या है बच्चों? देखो सुनो, कई तरह की बीमारी होती है। एक होता बेटा ऑलिगो स्पर्मी, लिख लो नीरज, ये टर्म क्या है? दिस इज कॉल्ड ऑलिगो स्पर्मी। ऑलिगो स्पर्मी का मतलब होता है लो अमाउंट ऑफ स्पर्म, लो अमाउंट ऑफ स्पर्म, ठीक है बच्चों। लो अमाउंट ऑफ स्पर्म का मतलब होता है कि जितने स्पर्म बनने चाहिए थे मेल के अंदर, उतने स्पर्म एक्चुअली मिल ही नहीं रहे हैं, तो वो फर्टिलाइज नहीं करेंगे। कई बार स्पर्म की क्वालिटी भी डाउन हो जाती है, क्वालिटी भी डाउन हो जाती है बच्चों। और जब उनकी क्वालिटी डाउन हो जाती है तो वो कैपेबल नहीं होते फॉर फर्टिलाइजेशन, है ना। तो स्पर्म्स आर नॉट कैपेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, तो उस कंडीशन को अपन ऑलिगोस्पर्मिया भी कह सकते हैं बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सलोनी शेखावत का है, इफ मेडिसिन्स आर टेकन बाय द फीमेल्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल देन, हाँ यस यस यस, दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑफ सलोनी। अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखें तो क्या होता है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल को अबॉर्ट किया जाए या मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंटिन्यू किया जाए, तो देखो जैसे सबसे पहले अपन बात करेंगे चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो वहां पे वी विल डिस्कस अबाउट द पिल्स। तो हम वहां पर पिल्स की बात करेंगे बच्चों। द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिल्स कि आप उनको ले सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को अबॉर्ट करने के लिए, बट वो यूज होते हैं बेटा एक तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, ठीक है ना। हाँ, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम कोई दवाई खा रहे हैं तो इट विल बी अफेक्टेड ऑन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिल्कुल अफेक्टेड कर सकता है। कुछ फीमेल्स के अंदर ऐसा भी होता है कि ओवर एक्सेस ऑफ ड्रग की वजह से कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है और फिर वो बहुत दिनों तक आता ही नहीं है, वो बहुत बड़ा डिसबैलेंस है बेटा।
आप याद रखना मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसा फिनोमिना है फीमेल्स के लिए, अगर वो डिसकंटिन्यू है तो यू विल बी अफेक्टेड मेनी टाइप ऑफ डिजीजेस। क्लियर है बच्चा? चलो, अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारी बीमारियों से हमें लड़ना पड़ेगा, बिल्कुल होगा ऐसा। ओके, आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा इनफर्टिलिटी के केसेस बच्चे इसी वजह से, आप कोई सर्वे करके देखिए या पढ़ के देखिए, कहीं गूगल पर सर्च कीजिए कि मैक्सिमम फीमेल्स आर अफेक्टेड दिस पोजीशन की वजह से बहुत सारे फीमेल्स अफेक्टेड है जो फर्टिलाइजेशन क्या हो नहीं पा रहा है। रीजन है उसके पीछे बच्चों, क्योंकि वहां पर हम क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू है। कोई और क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का अबाउट रिलेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, या कैन बी प्रोसीड इन न्यू चैप्टर? व्हाट विल यू थिंक बच्चों, क्या सोच रहे हो? तो आगे प्रोसीड करें या तो हम, या कोई किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो हम वो बात करें। तो मैं आई थिंक आपके डाउट्स क्लियर हो गए हो, तो हम विल प्रोसीड इन न्यू चैप्टर। तो हम एक नए चैप्टर की बात कर लेते हैं। ओके, सभी की तरफ से थम्स अप मिल गए हैं, तो इसका मतलब हम आगे चलते हैं। आइए बच्चों, वेलकम टू न्यू चैप्टर। आप लोगों का सभी का स्वागत है इसमें। दिस चैप्टर इज अ वेरी बेसिक concept or fundamental chapter. This chapter is called Principle of Inheritance. बायो में अगर समझ में आया तो इससे सरल कोई चैप्टर नहीं है, और अगर ये समझ नहीं आया तो इससे कठिन कोई चैप्टर नहीं है। आपको ये दोनों चीजें फील होगी। अगर ये समझ में आ गया तो इट्स वेरी इजी, और अगर ये समझ नहीं आया तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्लियर बच्चों? हाँ, इसमें आपको पेन पेंसिल की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो आप पहले इसके कुछ टर्म्स को, कुछ बातों को समझें और फिर हम उनके बारे में बात करें। दिस चैप्टर इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये किसका पार्ट है बच्चों? अब हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स, ठीक है? ओके, जीतू का रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिल्कुल मैं तुमको पढ़ा देता, पर अभी बिल्कुल आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि अपन मोस्टली ऐसा लग रहा है कि जल्दी से अगर ऑफलाइन शुरू हो जाती है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अगर हम क्लास में समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जीतू का? इसलिए थोड़ा सा फंडामेंटली बेस बना दूं मैं जेनेटिक्स का, तो आपको ये समझ में आ जाए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम बिल्कुल क्लास में डिस्कस कर लेंगे, इसलिए जीतू का मैंने उसको थोड़ा होल्ड कर दिया वहां पे। इसलिए मैं आपको एक नए टॉपिक पे ले आया हूँ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, देखो जेनेटिक्स आप लोगों ने 10th क्लास से 9th क्लास से एक महान वैज्ञानिक का नाम सुना है, जॉन ग्रेगर मेंडल। 1822 में इस महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ। 1822 से पहले भी लोग जेनेटिक्स को जानते थे थोड़ा बहुत, और उसके बाद तो ज्यादा जानने लगे, लेकिन उस वक्त तक लोग उसे उस वे में नहीं जानते थे कि जेनेटिक्स का यूज क्या है, जेनेटिक्स को कैसे यूज किया जाएगा, और जेनेटिक्स में कैसे डेवलपमेंट होता है। आप देखो सुनो बच्चों, सबसे पहले जेनेटिक्स की बात करते हैं, समझिए बच्चों इसको। देखो अगर मैं जेनेटिक्स की बात कर रहा हूँ, ब्रॉड पर फोकस, अगर मैं जेनेटिक्स की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया? किसी को पता है? किसी को पता है who gives genetics words? तो बेटा पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कंपटीशन एग्जाम का। बैटसन gives genetics term. Who gives genetics term? बैटसन term. इतना क्लियर है क्या? ओके, जेनेटिक्स टर्म बैटसन ने दिया, बैटसन। ओके, दूसरी बात
What is genetics? Genetic is a branch of science, is a study of genetics is a branch of science is related to genes and inheritance. Genetics is a branch of science is related to genes and inheritance. ठीक है, क्लियर है ना? मैंने जो डेफिनेशन बोली आप उसको समझे. Genetics is a branch of science is related to genes and inheritance. इसमें जो दम वाली बात है वो दो ही वर्ड में है. एक तो वर्ड में है जीन्स में और एक है इनहेरिटेंस में. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सर जो जेनेटिक्स है वो एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जीन्स को और इनहेरिटेंस को स्टडी करेंगे. बोलो बच्चों, किस किस को स्टडी करेंगे? जीन्स एंड इनहेरिटेंस. तो सबसे पहले एक चीज समझिए बच्चों, अगर हम यहाँ देखें जो इनहेरिटेंस है उससे पहले आप समझिए इनहेरिटेंस क्या होता है. देखो सिंपल समझा, इनहेरिटेंस ठीक है. इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो चीज आपको मिली है, जो चीज आपको मिली है. इनहेरिटेंस के दूसरा नाम है हेरिडिटी. ये भी हेरिडिटी वेरिएशन आ रहा है बच्चों. हेरिडिटी और इनहेरिटेंस एक ही है. आप लोग वीडियो ऑन करेंगे बेटा ज्यादा अच्छा रहेगा. एक वर्ड है बच्चा इनहेरिटेंस और दूसरा वर्ड है बच्चों हेरिडिटी. क्या है बच्चों? हेरिडिटी. तो इनहेरिटेंस और हेरिडिटी दो शब्द हैं. अब इन्हें हम कैसे समझें वो समझ लो बच्चों. तो देखो इनहेरिटेंस और हेरिडिटी आप समझिए. तो जो इनहेरिटेंस है ना बच्चों, क्या है? इनहेरिटेंस है. इस इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर. ये दोनों सेम वर्ड है बच्चों, दोनों से. इनका मतलब है ट्रांसफर. ट्रांसफर क्या है? मेरे फादर के पास मान लीजिए 25 बीघा जमीन है. आई विल गिव यू एग्जांपल. मेरे फादर के पास एक 25 बीघा जमीन है और हम दो भाई हैं. ठीक है बच्चों. तो आफ्टर पेरेंट्स के बाद वो जमीन हमारे नाम होगी. उनको, मेरे फादर को मेरे दादाजी से मिली. समझ पा रहे हैं आप लोग? तो यानी जो चीज अपनी थी और तो ट्रांसफर हो रही है वंशागति और हमारी आने वाली जनरेशन के पास होगी. तो जो चीज ट्रांसफर होती है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी या इनहेरिटेंस. दूसरा एग्जांपल, मेरे फादर की हाइट 6 फीट है, मेरी मदर की हाइट 5.5 फीट है. मैं एज इट इज मेरे फादर जैसा दिखता हूं और उनकी बिल्कुल हाइट के जैसा हूं. तो इसका मतलब मेरे पास हाइट का कैरेक्टर इनहेरिटेंस होकर आया है, हेरिडिटी से आया है. यानी उनके कुछ जीन्स ये कैरेक्टर मेरी बॉडी के अंदर लाए हैं. यस सर, क्लियर है बात? यहाँ तक जो हमें अपने पेरेंट्स से मिला है वो हेरिडिटी है, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिला है वही इनहेरिटेंस है. हम लोग कितना बात करते हैं ना, अरे आपकी नाक दादी से मिलती है,
आपके बाल मम्मी पे गए, आपके हाथ पापा पे गए, अरे इसको तो गुस्सा भी फादर की तरह आता है। तो इसका मतलब हर एक छोटे से छोटा पॉइंट इनहेरिटेड हुआ है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। आर यू क्लियर बेटा? सेटिस्फाई हो? समझ में आ रहा है वाली बात? इनहेरिटेंस या हेरिडिटी को समझ रहे हैं? जो भी कैरेक्टर्स, जो भी आपके जो फिनोमिनास हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ हेरिडिटी के लिए या इनहेरिटेंस के लिए? तो मैं यहाँ अलग डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस या हेरिडिटी। ट्रांसफर ऑफ genetic material, transfer of genetic material from one generation to another generation। लो क्या लिखा है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यशवंत स्क्रीन इज नॉट क्लियर, तो बेटा मैं ब्लैक से ड्रॉ कर लेता हूँ, आपको ब्लू शायद थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। पहले मुझे बताओ इनहेरिटेंस समझ में तो आ गया ना? क्लियर है बच्चों? इनहेरिटेंस का सिंपल मतलब ये है कि मेरे पास जो था वो मेरे बच्चे को जाएगा, जो हमारे पास आया तो हमारे फादर से हमारे पास आया। कोई इतना लंबा नहीं। जीतू कांत, आपके फादर या मदर की हाइट हो सकता है आपके कहीं आसपास हो, 6.2 फीट के, 6.2 के इंचेस के पास में, यस सर, आसपास जरूर हो। कई बार क्या होता है बच्चों, हमारा जो हाइट का कैरेक्टर है या कोई और कैरेक्टर है वो हमारी जनरेशन में थोड़ा सा प्रमोट हो जाता है, ठीक है बच्चों? तो एक्सेप्शन आप यानी जीतूगा ये नहीं कह सकते आप कंप्लीटली डिसिमिलर हो उनके साथ, कहीं ना कहीं कोई सिमिलरिटी तो होगी। आंखों की होगी, नाक की होगी, कान की होगी, आपके बात करने का तरीका होगा, आपके बॉडी स्ट्रक्चर की होगी, कहीं ना कहीं आप अपने पेरेंट्स से मैच करते होंगे, यस या नो? अगर सारी चीजें मैच कर जाती जीतू कान तो हम क्लोन हो जाते ना, तो फिर हम क्या होते बच्चों? वी आर क्लोन। अगर हम सब चीजें मैच कर लेते तो वी आर क्लोन, तो हम क्लोन थोड़ी हैं, हम तो एक नई जनरेशन है, लेकिन हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स आए हैं वो कहां से आए हैं बेटा? फर्स्ट जनरेशन से। तो इनहेरिटेंस को हम क्या कहेंगे? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। नोट कर लिया है क्या ये डेफिनेशन बच्चों आप लोगों ने? क्लियर है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, दूसरी बात समझो। जेनेटिक्स के अंदर एक साइंटिस्ट है मेंडल, आप लोगों को दिख रहा है ना? एक साइंटिस्ट है मेंडल, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ। सो ऑडियो नॉट क्लियर सर अमन यादव, क्या प्रॉब्लम है बच्चों? देखो, तो अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले मेंडल का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा रहा किसके अंदर बच्चों? जेनेटिक्स के अंदर। तो मेंडल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। लिख लो बच्चों, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? मेंडल। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है बच्चों किसके लिए? जेनेटिक्स के लिए। इतना क्लियर है? ओके।
अब आगे सुनते कहानी। अब देखो ये चैप्टर के अंदर उतर रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा, मैं और आपको चीजें समझाऊंगा। आज हम प्रिंसिपल्स पे बात नहीं करें, प्रिंसिपल पे हम कल से बात करेंगे। मैं अभी आपको और बेसिक समझा रहा हूँ, तो देखो सुनो। मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, इतना लिख लीजिए। ओके, अब सुनो। अब मैं बात करूंगा, एक तो होता है बच्चों जो भी कोई चीज है, अगर अपन देखेंगे बच्चों तो देखो आप लोगों ने एक कैरेक्टर देखो, एक तो होता है कैरेक्टर और एक होता है बच्चों ट्रेड। एक तो होता है बच्चों कैरेक्टर और एक होता है ट्रेड। सुनो, हम सबसे पहले एग्जांपल ले पल्सेस का। पल्सेस दाल का ले। अच्छा, दाल एक ही कलर की होती है, डिफरेंट कलर की होती है? सर बहुत डिफरेंट कलर की होती है, दिख नहीं रहा। क्या होगा प्रिंसिपल? ये दिखाई दे रहा पल्सेस? नीरज यादव, पल्सेस नहीं दिखाई दे रहा क्या? आर्यन दिखाई दे रहा है? ओके, मनीषा दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पे? चलो अब देखो बच्चों, पल्सेस डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, तो आप पहले उनका कैरेक्टर लीजिए। क्या लेंगे बेटा? कैरेक्टर। जैसे सर येलो कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, ठीक है बच्चों, ब्लैक कलर, ठीक है। दाल काली हो सकती है, हरी हो सकती है, पीली हो सकती है, लाल हो सकती है। तो पल्सेस के पास डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स है। तो क्या वो सारी एक ही तरह की दाल है या अलग अलग दाल है? अलग अलग है। आप लोग जब शॉप पे खरीदने जाते हो तो कई बार स्पेशल दाल मांगते हो, भैया चने की दाल दे दो, मसूर की दाल दे दो, अरहर की दाल दे दो, और कुछ लोग मांगते भैया मिक्स दाल दे दो। यस या नो? उस मिक्स में थोड़ा थोड़ा अमाउंट सबका डाला हुआ है। तो देखो ये जो कैरेक्टर है, ये येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक, ये सब कैरेक्टर किसकी वजह से आते हैं? हम में से कुछ लोग गोरे हैं, कुछ थोड़े काले हैं, कुछ थोड़े कम काले हैं, कुछ ज्यादा गोरे हैं, कुछ कम काले हैं। समझ पा रहे बेटा? हमारा स्किन का जो कलर है उसे कौन डिसाइड करता है? इट विल बी डिसाइडेड बाय जीन्स। क्लियर? ये सारे कैरेक्टर कौन डिसाइड कर रहा है? जीन्स। तो जीन्स क्या है बेटा? यूनिट ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा? यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। तो आर यू क्लियर बेटा? हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो कौन डिसाइड करता है? जीन्स। हमारे नेल, स्किन, हेयर, आईज कलर, नोज का शेप, ईयर, ये सब किसने डिसाइड किया है? जीन ने डिसाइड किया है। तो जीन डिसाइड कैरेक्टर्स। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, जीन डिसाइड्स कैरेक्टर्स। बताओ जीन्स क्या डिसाइड करते हैं? जीन्स डिसाइड कैरेक्टर्स। क्लियर है ना? गॉट इट बच्चों? ओके, आप सुनिए। इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो जो जीन्स है ना, जिनकी बात कर रहे हैं बेटा, जो जीन्स है, तो जीन्स डिसाइड कैरेक्टर्स। अब हम बात कर रहे हैं ट्रेट की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ट्रेट की। आप लोगों ने सुना अभी सर एक दाल लाल थी, एक पीली है, एक हरी है, एक नीली है, लेकिन 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 आप लोगों ने देखा होगा कि कोई जो स्पीशीज है ना बच्चों, वो स्पीशीज यानी ये अगर यहाँ पर चने की दाल है, अरहर की दाल है, तो इसे क्या कहोगे? इसको कौन डिसाइड करेगा? Who decide traits? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये ग्राम की है, चने की दाल है, ये अरहर की दाल है, अरहर की दाल है, ठीक है। यहाँ पर मसूर की दाल है,
अब बताओ भाई, कौन बताएगा? सर कैरेक्टर्स को तो जीन डिसाइड कर रहे थे, पर ट्रेड्स को कौन डिसाइड करेगा? ट्रेड को कौन डिसाइड करेगा? ट्रेड सर रिपीट कर दो, वॉइस नहीं आ रही। आगे यादव वापस से सुनो बच्चों, वापस से सुनो। आवाज के लिए मैंने माइक हाथ में ले रखा है, सुनो। कैरेक्टर क्या है बच्चों? येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक। तो कैरेक्टर कौन डिसाइड करता है? कैरेक्टर डिसाइड करते हैं जीन। कैरेक्टर कौन डिसाइड करता है बच्चों? जीन डिसाइड करते हैं कैरेक्टर्स को। लेकिन ट्रेट कौन डिसाइड करता है? ट्रेट डिसाइड करते हैं एलील्स। लिख लो बच्चों, एलील्स। एलील्स ट्रेट्स डिसाइड बाय एलील्स। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? एनसीईआरटी बार बार एलील्स की बात करेगी, एनसीईआरटी बार बार जीन की भी बात करेगी। तो जीन तो कौन डिसाइड करता है? जीन डिसाइडेड कैरेक्टर्स और एलील्स डिसाइडेड ट्रेट्स। तो मैं लिख लूं एलील डिसाइड्स ट्रेट्स। इतना क्लियर है क्या बच्चों? एलील्स क्या डिसाइड करते हैं? ट्रेट्स डिसाइड करते हैं। और जीन्स क्या डिसाइड करते हैं बच्चों? कैरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। आर यू क्लियर क्या? ये दो बात अगर समझ में आ गई तो आधी जेनेटिक्स समझ में आ गई कि जीन्स कैरेक्टर डिसाइड करेंगे। ट्रेट क्या है बच्चों? ट्रेट का मतलब होता है एक बड़ा गुण, एक बड़ी चीज। और कैरेक्टर क्या है? एक स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर है। समझ में आ रहा है लोगों को? तो अगर येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक कलर है तो कैरेक्टर है, और ट्रेट है तो बेटा एलील्स है। और यहाँ पर कहता है एनसीईआरटी, यानी वो कहता है मेंडल कि एलील्स डिसाइड करते हैं सब चीजों को, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि एलील्स एक ग्रुप होता है जो डिसाइड करता है चीजों को। और उन्होंने जीन की जगह क्या वर्ड यूज किया? फैक्टर। फैक्टर टर्म, क्योंकि जीन टर्म तो बाद में जॉनसन के द्वारा दिया गया था। कितने लोगों को पता है वाली बात कि जीन टर्म जॉनसन ने यूज किया था, लेकिन मेंडल ने जीन की जगह फैक्टर टर्म लिया था। क्या टर्म लिया था बच्चों? फैक्टर टर्म लिया। इतना क्लियर है क्या? आज सब बच्चे अपने एनसीईआरटी ओपन करें, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर खोलें और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन बेटा रीड कर ले सभी के सभी बच्चे। कल की क्लास में हम यहाँ से आगे प्रिंसिपल्स पर बात करेंगे कि कितने टाइप के प्रिंसिपल्स दिए गए मेंडल के द्वारा और उन्हें हम कैसे समझ सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। क्लियर है ना ये सब? ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और कल मिलते हैं बेटा अपन इसी क्लास में शार्प इसी टाइम पर। थैंक यू सो मच। ठीक है, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।